हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। सबसे पहले देखते हैं कि बेलमेंट की मीनिंग क्या होती है। इंट्रोडक्शन। द वर्ड बेलमेंट इज डाइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेलर विच मीन्स टू डिलीवर। बेलमेंट का अर्थ होता है, मतलब होता है कि किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह देना, वो क्या होता है बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन डिलीवर्स some goods to another from for some purpose, and when the purpose is to accomplish, the goods are returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। तो बेलमेंट क्या है, किसी भी गुड्स को, जो मूवेबल गुड्स हो, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। हम जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो गुड्स देते हैं, तब वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, बेलमेंट। एग्जाम्पल के लिए, सम डिलीवर्स अ पीस ऑफ क्लोथ टू अ टेलर to be stitched into a coat. Here there is a contract of bailment between Suman and the tailor. Suman is the baler and the tailor is the bailee, and the purpose of delivery the clothes is to be get a coat stitched. The tailor will return the cloth to someone after stitching. अब बेलमेंट क्या होगा, बेलमेंट वो होगा जब एक दो पर्सन होते हैं, एक डिलीवर गुड्स को डिलीवर करने वाला और एक गुड्स को लेने वाला। तो जो डिलीवर करता है गुड्स को, उसे क्या उस पर्सन को क्या बोलते हैं, बेलर। और जो गुड्स को लेता है उसको क्या बोलते हैं, रिसीव करता है, उसको क्या बोलते हैं, बेली। इस एग्जांपल के लिए, जैसे कि कोई भी एक टेलर है, सुमन जो एक लेडी है, वो टेलर को अपना क्लोथ स्टिच करने के लिए देती है। तो सुमन क्या है, बेलर, और जो टेलर है वो क्या है, बेली। बेली ने गुड्स को रिसीव किया। पर बेलमेंट में क्या है, जो बेली होता है उसको बस अपने पास वो गुड्स को थोड़े टाइम के लिए रखना होता है, तभी वो बेलमेंट कहलाता है। उस गुड्स को उसको थोड़े दिन बाद जो है बेलर को वापस करना ही पड़ेगा। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स है। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, देयर आर टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट में दो पर्सन शामिल होते हैं, एक बेलर और दूसरा बेली। बेलर की क्या डेफिनेशन है, द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम पर्पस। किसी पर्पस के लिए ही जो बेलर है अपना गुड्स दूसरे पर्सन को देता है। या एग्जाम्पल की, ये मशीन रिपेयर कराने के लिए दूसरे पर्सन को दिया, या कपड़े को सिलवाने के लिए। अब बेली क्या करता है, द पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर फ्रॉम सम पर्पस, वो रिसीव करता है गुड्स को कुछ टाइम के लिए। फर्स्ट फीचर इसका, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अ बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट created by an agreement between the baler and the bailee which implies that there is a proposal by one party and accepted by the other। अब बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, पहले तो वो एग्रीमेंट बना। एग्रीमेंट क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में आपसी सहमति से वो एग्रीमेंट किया जाता है, दोनों एक दूसरे से, बेलर जो गुड्स को दे रहा है और बेली जो गुड्स को ले रहा है, दोनों एग्री करते, तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट। पर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, अगर बेली ने एंड द टाइम उसको बेलर को जो वो गुड्स नहीं दिया, तो क्या करेगा, जो बेलर है वो बेली के खिलाफ कोर्ट में जाके केस भी फाइल दर्ज करवा सकता है। तो वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। पहले बेलमेंट एग्रीमेंट बना, फिर कॉन्ट्रैक्ट बना। सेकंड फीचर, बेलमेंट इज अ मूवेबल गुड्स। जो बेलमेंट होती है वो मूवेबल गुड्स पे ही होती है। मूवेबल गुड्स मतलब जैसे कि हम जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह को ले जा सके। लैंड और बिल्डिंग पे बेलमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, वो इमूवेबल गुड्स है। तो बेलमेंट किस पे होगा, ओनली मूवेबल गुड्स पे। थर्ड फीचर है इसका, बेलमेंट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नेसेसरी इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स बाय द बेलर टू द बेलर। इसका ये मतलब है कि जो बेलर है, बेलर ने गुड्स को दिया किसको, बेली को। पर जो बेली है वो गुड्स का ओनर नहीं कहलाएगा। बेली ने क्या किया है, बस थोड़े टाइम के लिए वो गुड्स अपने पास रखा है, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। पर जो बेली है वो उसका ओनर नहीं कहेगा। ओनर कौन होगा, बेलर ही होगा। फोर्थ चीज, द ट्रांसफर अंडर बेलमेंट इज टेम्परेरी। जो बेलमेंट होती है वो टेम्परेरी होगा, ना कि परमानेंट। टेम्परेरी मतलब कि कुछ टाइम के लिए उस गुड्स को बेली संभाल के रखेगा, फिर बाद में टाइम आने पर बेलर को वो गुड्स उसका वापस कर देगा, ना कि वो उसका ओनर भी नहीं कहलाएगा। फिफ्थ फीचर है, द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू द अदर पर्सन। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज इम्पोर्टेंट दैट गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बेली। अब बेलमेंट तभी होगी जब बेलर
अपना गुड्स ट्रांसफर करेगा दूसरे पर्सन के पास, मतलब कि बेली के पास, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बेलमेंट कहलाएगी। सिक्स फीचर है द बेलर हैज द राइट टू द रिटर्न ऑफ गुड्स। बेलर जो है उसका पूरा राइट है कि वो गुड्स को रिटर्न करे, किसको, बेली को, ताकि वो बेली जो है गुड्स का ध्यान रख सके, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, किसी भी पर्पस के लिए बेलर जो है राइट है उसका रिटर्न करने का गुड्स अदर पर्सन को। आगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, एक है फ्रॉम रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एक है ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पॉइंट है बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड और नॉन ग्रेट्यूअस बेलमेंट। अब इसका मतलब ये है कि जब बेलर ने बेली को गुड्स को दिया और बेली ने उस गुड्स का कुछ टाइम के लिए ध्यान रखा, पर क्या करेगा बेलर जो है उससे खुश होकर उससे कुछ रिवॉर्ड दे देगा, कुछ पैसे दे देगा या कोई गिफ्ट दे देगा, तो वो बेली खुश हो जाएगा क्योंकि उसने उसका सामान को थोड़े दिन तक संभाल के रखा। बी पॉइंट इसका ग्रेजुअस बेलमेंट। इन ग्रेजुअस बेलमेंट ना कंसिडरेशन पासिस बिटवीन द बेलर एंड द बेली। अब जो ग्रेजुअस बेलमेंट है इसमें क्या है, बेलर बेली को कोई भी कंसिडरेशन गिफ्ट नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए इफ अ लैंड सीज बाइसाइकिल टू हिज फ्रेंड बी। अब कोई एक पर्सन है, उसने अपने जो एक साइकिल है उसको अपने फ्रेंड को दे दिया, वो अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो उसको कुछ देगा, कोई कंसिडरेशन देगा, कोई गिफ्ट देगा, बल्कि उसने बस फ्रेंडशिप होने के नाते ही उसने अपनी साइकिल को अपने फ्रेंड को दे दी। सेकंड है बेलमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पहला पॉइंट इसका बेलमेंट फॉर यूज। इसका मतलब ये है कि जो बेलर है उसने बेली को कुछ टाइम के लिए गुड्स को यूज करने के लिए दिया है, ना कि रखने के लिए। एग्जाम्पल फॉर लैंड सीज कैमरा फॉर अ मंथ फॉर द यूज ऑफ बी। मतलब कि जो एक पर्सन है उसने अपने कैमरा को दूसरे पर्सन को दिया है ओनली कुछ मंथ के लिए यूज करने के लिए, ना कि उसको रखने के लिए। बी पॉइंट है बेलमेंट फॉर सेफ कस्टडी। मतलब कि जो बेलर है उसने बेली को कुछ सामान दिया है सेफ कस्टडी। बेलर कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है तो बेलर ने अपना सामान किसको दे दिया, बेली को दे दिया, मतलब या अपने पड़ोसी को दे दिया कि वो उस गुड्स का ध्यान रखे कुछ दिनों तक, जब तक वो वापस नहीं आ सकता। सी पॉइंट है बेलमेंट फॉर कैरिज। कैरिज का मतलब कि सामान। व्हेन द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज गिवन चार्ज ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब कि जो बेलर है उसने बेली को सामान को दिया है ट्रांसपोर्ट कंपनी को, जो उसके सामान को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाएंगी, ना कि उसकी ओनर कहलाएंगी। डी है बेलमेंट फॉर अल्टरनेटिव इन शेप। इसका मतलब ये है कि बेलर ने अपने सामान को बेली को दिया है ताकि जो बेलर का सामान है उसको एक अल्टरनेटिव शेप दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए गिविंग अ पीस ऑफ क्लोथ टू बी टेलर फॉर स्टिचिंग। मतलब कि जो बेलर है उसने बेली को टेलर को दिया है कि उसके कपड़े को, उसका एक ओनली कपड़ा था पर उसको शेप में कौन लाया, बेली लाया, मतलब कि टेलर लाया। तो ये क्या है, बेलमेंट फॉर अल्टरनेटिव इन शेप। ई पॉइंट है इसका बेलमेंट फॉर रिपेयर। अब बेलर जो है उसकी गाड़ी खराब होगी तो वो मैकेनिक के पास जाएगा अपनी गाड़ी को सही करवाने के लिए, तो बेलमेंट फॉर रिपेयर मतलब रिपेयर करने के लिए बेलर ने बेली को अपना गुड्स को दिया है। आगे टाइप्स ऑफ डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मीन्स व्हेन द गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर इन फिजिकल टर्म। मतलब कि जो बेलर है वो खुद जाके गुड्स को बेली को हैंड ओवर करके आया, दे कर आया है, तो ये क्या एक्चुअल डिलीवरी। सेकंड है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब इसमें क्या है कि मान लो कोई बायर है, वो दुकान में गया, उसने सामान खरीदा पर वो गलती से सामान उसकी सेलर की दुकान में ही भूला है, तो सेलर क्या करेगा, उसको फोन करके बताएगा कि आपका सामान यहाँ छूट गया। तो जब सेलर बायर को वो गुड्स देता है तो उसको क्या बोलते, उस बेलमेंट को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। थर्ड है टोकन डिलीवरी। टोकन डिलीवरी में क्या है, इसी के एग्जाम्पल को देखते हैं। बायर ने दुकान में अपने गुड्स को छोड़ दिया। अब जो सेलर है उसने फ़ोन किया उसके घर, किसके, बायर के, पर बायर ने फ़ोन नहीं उठाया, तो वो क्या करेगा, अपने किसी एम्प्लॉय को भेजेगा बायर के घर उस गुड्स को लेकर। मतलब कि बेलर और बेली ने सीधे सीधे गुड्स नहीं दिया, बल्कि कोई ब्रोकर है बीच में, उसने गुड्स को किसको दिया, बेली को दिया। तो ये क्या है, टोकन डिलीवरी।
नेक्स्ट है, इज डिपॉजिट इन बैंक का बेलमेंट? क्या जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं वो बेलमेंट है? इसका आंसर है नो, क्योंकि बैंक में हम पैसे जमा करवाते हैं, जिस फॉर्म में पैसे जमा कराते हैं क्या हम उसी फॉर्म में लेते हैं? जैसे कि हमने जो नोटें जमा करवाई हैं, क्या बैंक हमें वही नोटें देता है? बल्कि बदल के देता है। तो बेलमेंट तभी होगी जब जो सामान हमने दिया है वही हमें वापस मिले, तो वो बेलमेंट होगा, ना कि, क्योंकि बैंक में जो पैसे वो चेंज होते रहते हैं। हम जिन नोटों को जमा करवाते हैं हमें वही नोटें दोबारा नहीं मिलती, बल्कि नई नोटें मिलती हैं। तो बैंक पैसे बैंक में जमा करवाना जो है बेलमेंट नहीं है। इसमें केस ऑफ शंकर का, इट वॉज हेल्ड इन दिस केस दैट द मनी डिपॉजिट इन करंट सेविंग on other account in a bank is not bailment because the relationship between the bank and the depositor is one of the debtor and a creditor। इसमें कि जो शंकर है उसने अपने पैसे को बैंक में जमा करवाया, पर जब वो पैसे लेने गया तो उसको क्या उसी फॉर्म में पैसे मिलेंगे? इसका आंसर है नो। पर अगर उसने कोई ज्वेलरी बैंक में जमा कराई होती और वो निकलवाता तो वो उसको उसी फॉर्म में मिलती। तो ज्वेलरी वाला केस क्या है? बेलमेंट है। और जब हमने पैसे जमा कराए वो केस जो है बेलमेंट नहीं है। नेक्स्ट है राइट ऑफ बेली। राइट ऑफ फर्स्ट पॉइंट है इसका, राइट ऑफ इंडिमिनिटी फॉर लॉसेस ड्यू टू नेगलेंस बाय बेली। According to Section 152, is the duty of the bailee to take proper care of the goods kept with him by the bailier. If the bailee does not take proper care of the goods, or an owner of such goods would do under normal circumstances, other than careless or negligence in the proper maintenance of goods, the bailier has the right to be compensated for to damage caused by the bailee negligence। इसका मतलब ये है कि जो बेली है उसका ये राइट, कि जो बेलर है उसका ये राइट बनता है, अगर बेली ने उसके गुड्स का ठीक तरह से ध्यान नहीं रखा, बेली ने उसके गुड्स को ठीक तरह से देखा नहीं, रखा नहीं, उसकी केयर नहीं की, तो राइट है कि बेलर का राइट है कि वो एक्शन ले सकता है किसके खिलाफ? बेली के खिलाफ, क्योंकि बेलमेंट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल के लिए, इफ गुड्स आर स्टोलन और डैमेज ड्यूरिंग बेलमेंट द लाइबिलिटी रेस्ट विद द बेली। अगर गुड्स को कोई डैमेज हुआ है तो बेलर क्या कर सकता है? बेली से कंपनसेट कर सकता है, या उसकी अगर बेली जो है उस गुड्स का जो डैमेज है वो पे नहीं करता तो बेलर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस को फाइल करा सकता है। सेकंड पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट इनकंसिस्टेंट यूज बाय द बेली। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153, द बेलर कैन टर्मिनेशन द बेलमेंट इफ द बेली डज any act which is inconsistent with the terms of the bailment। इसका ये मतलब है कि जो बेली है, बेलर ने अपने सामान को किसको दिया? बेली को दिया। बेलर ने जिस मोटिव से बेली को वो सामान दिया था, उस मोटिव से बेली ने उस सामान को यूज नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए, इफ Satish lets out a horse to Suresh for his personal riding, and Suresh used the horse to drive a carriage. The contract in such a situation can be terminated by the Satish and he can get back the horse। इसमें क्या है कि सतीश ने सुरेश को हॉर्स दिया था राइडिंग करने के लिए, पर सुरेश ने क्या किया? उस हॉर्स से अपना कैरिज उठाया, सामान उठाया। तो बेलर का राइट है कि वो अपने गुड्स को जो है बेली से वापस ले सके या उसके खिलाफ एक्शन ले सके। थर्ड राइट है बेलर का, कंपनसेशन फॉर अनऑथोराइज यूज बाय द बेली। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154, इफ द बेली use the goods in bailment in a manner which are contrary to the terms of the contract of bailment and not authorized by the bailor, as a result of which the bailor is subjected to some loss, the bailor is entitled the damage from the bailey। इसका मीनिंग ये है कि जो बेलर है अगर उसके गुड्स को कोई भी नुकसान बेली ने पहुंचाया तो उससे वो कंपनसेट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सतीश लेट्स आउट अ हॉर्स टू सुरेश ओनली फॉर द latter's personal use and Suresh gives permission to another person of the family, Ramesh, to go for a ride. When Ramesh, who is very fit, tries to mount the horse, falls and is injured, here Satish has the right to claim damages from Suresh for injury to his horse। इस एग्जाम्पल में क्या है? सतीश ने
सुरेश से जो है उसका हॉर्स मांगा पर्सनल यूज़ के लिए, पर सुरेश ने क्या अपने फैमिली मेम्बर में से किसी को परमिशन दे रखी थी कि वो अपना हॉर्स उसको देगा। और जो रमेश है उसने किस लिए मांगा था कि उसको हॉर्स राइडिंग करनी है, इसलिए उसने किससे सुरेश से जो है उसका हॉर्स को मांगा था। पर जो रमेश है रमेश ने हॉर्स राइडिंग करने के लिए सुरेश को हॉर्स को मांगा था, और रमेश ने क्या उसके हॉर्स को माउंटेन पे ले गया, वहाँ पे उसके पैर में डैमेज हो गया, और सुरेश क्या कर हॉर्स के पैर में डैमेज होने के कारण क्या कर सकता है, रमेश से अपना क्लेम ले सकता है। फोर्थ पॉइंट है कंपनसेशन व्हेन द बेली मिक्सेस द गुड्स बेल्ड विद हिज वन गुड्स। मतलब कि जो बेली है उसने बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दिया, तो बेलर को अपना गुड्स पहचानने में दिक्कत होगी कि बेली के गुड्स के साथ, क्योंकि उसका गुड्स मिक्स हो चुका है। तो बेलर का गुड्स तो गया, तो बेलर क्या करेगा, बेली से कंपनसेशन ले सकता है। अब इसमें ये जो सेक्शंस दिए सेक्शन 155 सेक्शन 154 ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट है राइट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 159 व्हेन द गुड्स आर लेंट ग्रेचुअसली द बेलर कैन डिमांड their return whenever he please, even though goods were lent for a specified time or purpose. But if the bailee suffers a loss that exceeds the benefit derived by him and from the use of such goods because of permutation return of goods, the bailor shall have to identify the bailee। अब इसमें क्या है कि मान लो किसी बेलर ने बेली को अपने गुड्स को दिया था, पर बेली को उस गुड्स की ज़रूरत पड़ गई, पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो बेली ने क्या किया, बेलर के गुड्स को बेच के पैसे ले लिए। तो बेलर क्या करेगा, जब वो गुड्स लेने जाएगा उसका गुड्स नहीं होगा, तो बेलर इस केस में बेली पर केस कर सकता है या उससे कंपनसेशन ले सकता है। 6 पॉइंट है राइट टू गेट goods back according to section 160 on the expiry of the agreed duration of bailment of or when the objective of bailment has been fulfilled, the bailor is entitled to get the goods under bailment। इसका ये मतलब है कि बेलर ने जो है बेली को दिया है, पर जो बेली है उसने बेलर को गुड्स कब वापस किया है, बेलर तो मांग रहा था, पर बेली ने कब वापस किए, जब वो गुड्स जो है एक्सपायर हो गया है तब उसने वो गुड्स को दिया है। तो बेलर क्या करेगा, बेली से कंपनसेशन भी ले सकता है और अपने गुड्स को वापस भी ले सकता है। सेवन पॉइंट है राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम goods bailment according to section 163 if there is an increase in the goods under bailment or there is a प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इसका मतलब ये है कि बेलर ने बेली को अपना सामान दिया है, पर बेली ने क्या किया, बेली ने उस गुड्स से प्रॉफिट इंक्रीज कर लिया। एग्जाम्पल के लिए इफ राम लिव्स इज वन with his friend Raj and the cow gives birth to the calf during the period of bailment, Ram is entitled to get back to cow with the calf on the expiry of bailment। इसका मतलब ये है कि राम जो है कुछ दिनों के लिए अपने शहर से बाहर गया, पर उसने अपने फ्रेंड को राज को क्या एक काऊ को दिया उसको करने के लिए, पर गाय ने कुछ टाइम बाद क्या किया, काफ मतलब एक बछड़े को जन्म दिया। जब बेलर ने अपने गुड्स को मतलब कि काऊ को लेने गया, तो राज ने ओनली बस काऊ को ही दिया, ना कि उसके बच्चे को। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायरी ऑफ बेलमेंट, तब ये बेलमेंट नहीं माना जाएगा। और बेली क्या कर सकता है, बेलर इसके खिलाफ जो है कोर्ट में केस भी फाइल कर सकता है। ड्यूटीज ऑफ बेलर हमने क्या पढ़े अभी, राइट्स ऑफ बेलर। अब ड्यूटीज ऑफ बेलर, फर्स्ट ड्यूटी है बेलर की टू डिस्क्लोज फॉल्ट in the goods billed according to section 150 it is the duty of the bailor to point out all the defects in the goods that he is delivery which are now to the bailor or which can cause damage to the bailey if the unfair such defects। इसका मतलब ये है कि बेलर का ये ड्यूटी बनती है कि जब वो बेली को गुड्स को दे, तो बेलर क्या करे, उस गुड्स में अगर कोई डिफेक्ट पहले से ही है तो बेली को बताए, ताकि बेली को बाद में उस गुड्स को रखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। एग्जाम्पल के लिए राम लैंड्स हिज हॉर्स टू श्याम, Ram knows that the horse is vicious but he does not disclose this to Shyam. The horse runs very fast and Shyam is thrown off and injured. Ram will be held responsibility for the damage situations by Shyam। मतलब कि राम जो है वो हॉर्स को बाय करने के लिए गया,
पर राम को कौन सा हॉर्स चाहिए था जो कि सबसे ज़्यादा तेज दौड़ता। पर जो बेलर ने जब उस हॉर्स को किसको दिया, राम को दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो तेज नहीं भाग पाता था। पर जब राम घर पे गया उस हॉर्स को लेकर, उसने क्या मैदान में उस हॉर्स को दौड़ाया, तो उसमें क्या उसको पता चला कि ये घोड़ा तेज दौड़ ही नहीं सकता। तो राम क्या करेगा, शाम से उसकी डैमेज को ले सकता है, उसके घोड़े को वापस करके अपने जो पैसे है उसमें वापस ले लिए। सेकंड पॉइंट है टू रिपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 158 द बेलर इज bound by law to pay all the necessary expenses incurred by the bailee on the behalf of the bailor on keeping the goods in the bailment। मतलब जब बेलर बेली को गुड्स को दे रहा है, तो बेलर ने जब गुड्स को दिया था तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर बाद में उस गुड्स में कुछ प्रॉब्लम्स आई, बेली ने वो अपने जेब से वो पैसे खर्च किए, तो बेलर क्या करेगा, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं बेली ने उस गुड्स के ऊपर, बेलर की ड्यूटी बनेगी कि बेलर उस गुड्स की जो एक्सपेंसेस को बेली को दे। एग्जाम्पल के लिए रवि ने मुकेश से जो है हॉर्स को लिया, पर जब रवि ने मुकेश से हॉर्स को लिया था तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो रवि को उस घोड़े पर कुछ एक्सपेंसेस करने पड़े अननेसेसरी, तो मुकेश को वो एक्सपेंसेस जो है रवि को देने पड़ेंगे क्योंकि वो उसी के गुड्स है। थर्ड है टू indemnify the bailey if the bailor gives custody of goods that does not belongs to him or there is a flaw in the ownership of goods by the bailor and the bailey has to suffer some damages because of it, the bailor is liable for such damages। इसका मतलब ये है कि अगर बेली ने कोई भी नुकसान गुड्स को पहुंचाया तो बेलर की ड्यूटी है कि उससे जो है वो डैमेजेस को ले। एग्जाम्पल की एक गिव्स अ कार टू एन ओकेशनर सी, देयर रियल ओनर ऑफ द कार इज बी। अब कार किसकी थी, बी की, पर ए ने क्या किया कि उस कार को किसको दे दिया, सी ने। पहले तो बी ने किसको दी थी अपनी कार को, ए को, पर ए ने किसको दे दिया आगे, सी को दे दिया। सी कौन है, थर्ड पार्टी है। तो बी क्या कर सकता है, ए के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, वो सी को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सी को उसने कार को नहीं दिया था, उसने किसको दिया था, ए को। तो ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस ए के डैमेज का बी की डैमेजेस को दे और सी से भी जो है उसकी भी डैमेजेस को पे करे। नेक्स्ट फोर पॉइंट है लायबिलिटी एंड पर मिच्योर ब्रीच ऑफ बेलमेंट। अब बेलमेंट जो होती है एक टाइम पीरियड के लिए होती है। मेच्योर कब होती है बेलमेंट, जब उसका बेलर और बेली के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो वो मेच्योर होती है। इफ द बेलर डिमांड्स एंड टेकन पोजेशन ऑफ द गुड्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बेलमेंट एंड द बेली हैज टू सफर अ लॉस ग्रेटर देन द प्रॉफिट ही हैज मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेलमेंट ऑफ सच गुड्स द बेलर शैल हैव टू इंडिग्निफाई द बेली। मतलब कि जो बेलर ने बेली को गुड्स दिए है, अब बेलर जो है टाइम से पहले ही बेली से गुड्स को मांग, पर बेली क्या उस गुड्स को बेच के प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो बेलर क्या करेगा, उसके बेली को जो इंडिग्निफाई कर सकता है। आगे राइट्स ऑफ बेली और ड्यूटीज ऑफ बेली। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, जो जो बेलर के राइट हैं वो बेली की क्या ड्यूटी बन जाएगी, और जो बेली के राइट्स हैं वो बेलर की ड्यूटी बन जाएगी। हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, तो हमारा राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेलर एंड बेली को एक क्वेश्चन जो है तैयार हो जाता है। तो आगे भी हम इस चैप्टर के फाइंडर ऑफ गुड्स, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये सब पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो।